अस्सलाम वालेकुम। हमने बायोमोलिक्यूल्स का ऑब्जेक्टिव करना है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड द केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी ये इसलिए नहीं हो सकता कि फिजियोलॉजी के अंदर हम सारा फंक्शन स्टडी करते हैं, एनाटमी में इंटरनल स्ट्रक्चर और जेनेटिक्स में सारी जीन स्टडी होती हैं। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। अब सेल के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनका सम क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कलेक्टिव टर्म है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की टाइप्स हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑल केमिकल रिएक्शंस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मेटाबॉलिज्म। उसके बाद है द प्रोसेस इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एनाबॉलिज्म। सिंपलर सब्सटेंसेस जब आपस में कंबाइन करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाती हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। Next are the process in which complex molecules of living body are broken down into the simpler one known as catabolism. कैटाबॉलिज्म के अंदर लार्जर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिक रिएक्शंस नीड एनर्जी, क्योंकि स्मॉलर सब्सटेंसेस मिलकर लार्जर सब्सटेंसेस बना रहे हैं ना, तो एनर्जी इस प्रोसेस में रिक्वायर होगी। कार्बन हैज़ डैश वैलेंसी। वैलेंसी कार्बन की 4 है। वैलेंसी का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स, के कार्बन एटम कितने बॉन्ड्स बनाती है। कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स व्हेन टू एटम्स कंप्लीट देयर शेल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। आयनिक बॉन्ड के अंदर टोटली बॉन्ड्स दूसरे एटम को दे दिए जाते हैं। इन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज कार्बन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन एटम। In peptide linkage, carbon forms bond with the nitrogen atom. Organic molecules which are insoluble in water forms the structural framework of cell. देखिए, अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन ही नहीं रहता। ग्लूकोज सर्व एज द सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। अब क्लोरीन भी हम मीडियम ऑफ लाइफ नहीं कहते हैं, क्योंकि हम तो अक्सर बैक्टीरिया वगैरह को या जर्म्स को मारने के लिए क्लोरीन डालते हैं। आजकल क्लोरीन का स्प्रे हो रहा है, कोरोना के लिए भी हो रहा है। हाइड्रोजन भी हम इसको मीडियम ऑफ लाइफ नहीं कह सकते। ह्यूमन ब्रेन कंटेन 85% ऑफ वाटर। ह्यूमन बोन सेल कंटेन 20% ऑफ वाटर। वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस ड्यू टू डैश नेचर। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल आना है वो लाइक डिजॉल्व लाइक का आना है। देखो, जो खुद पोलर नेचर का है वो पोलर ही सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व करेगा। नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इज नोन एज हीट कैपेसिटी। वाटर के 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो वाटर टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, आप उसे क्या कहोगे? हीट कैपेसिटी। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में वाटर आयोनाइज हो जाएगा हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन आयन के अंदर। वेपराइजेशन ऑफ वाटर वेपराइजेशन, वेपर का मतलब होता है बुखारात बन के उड़ जाना, यानी लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो रही है अब ये इसके अंदर गैशियस स्टेट के अंदर। वाई वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे हम इन्वायरमेंट के अंदर वाटर को क्यों डालते हैं? या हम लोग कह लें कि अगर हमने किसी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होने देना, हम वहाँ पे वाटर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, और इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए मतलब वाटर जो पहले सारा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा वो सारा इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में यूज़ होगा। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में यूज़ होगा तो वाटर का टेम्परेचर रेज नहीं होगा। जब वाटर का भी टेम्परेचर रेज नहीं होगा तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर रेज नहीं होगा, क्योंकि जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो सारा का सारा वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करने में यूज़ हो रहा है। Amount of energy absorbed by the water to convert from liquid state to the gaseous state is known as heat of vaporization, यानी लिक्विड का गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाना। बी पार्ट इसका ऑप्शन है। टीयर्स द सरफेस ऑफ द डैश द सरफेस ऑफ आई फ्रॉम रबिंग ऑफ आईलेट्स।
रबिंग कहते हैं रगड़ना। आईलिड्स पपोटों के रगड़ खाने से जो आपकी आंख को डैमेज होता है उससे प्रोटेक्ट करते हैं टीयर्स या आंसू। वाटर प्रोवाइड द कुशन अराउंड द ऑर्गन्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा। देखो कुशन जब हमारे घरों में पड़े होते हैं हम उसके ऊपर अक्सर उछल कूद भी करते होते हैं लेकिन वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन कर लेते हैं। तो इसी तरह जो वाटर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ कुशन एक्ट करता है उनके ऑर्गन्स के गिर्द और उनको ट्रामा या किसी भी नुकसान से या डैमेज से बचाता है। Carbohydrates are composed of carbon, hydrogen and oxygen atoms. General formula of the carbohydrate is CxH2O into whole y। अब यहाँ गौर करो कि ये x और y जो है ये सबस्क्रिप्ट में आ रहा है तो ये फार्मूला अपने ध्यान से याद करना है। केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स और कीटोन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। ये डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की कि कार्बन एटम्स के ऊपर आपको काफ़ी सारे पोली मैनी हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होंगे या एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच होगा एक कार्बन पे या कीटोन ग्रुप एक कार्बन पे अटैच होगा और बाकी सारे कार्बन्स पे हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होंगे तो उस कंपाउंड को आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज द ग्रीन प्लांट्स। ग्लाइकोप्रोटीन किस चीज़ का कम्बिनेशन है? ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। तो यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उन्हें आप क्या कहोगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स या ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे। ग्लाइकोलिपिड्स आर द कम्बिनेशन ऑफ द ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। तो अब इसका मतलब ये है कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? ग्लाइको लिपिड्स। Carbohydrates are classified into three groups: monosaccharide, oligosaccharide, or polysaccharide. In monosaccharide, all carbons have hydroxyl groups except one. Uh, अब तमाम कार्बन जो होंगे मोनोसेक्राइड पे उस पर आपको हाइड्रोक्सल ग्रुप मिलेगा एक्सेप्ट वन और वो कार्बन जो होगा उसके ऊपर या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच होगा या फिर कीटोनिक ग्रुप अटैच होगा। नेचर ऑफ द कार्बन एटम्स इन द मोनोसेक्राइड नेचर नहीं है भाई नंबर है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मोनोसेक्राइड वेरीज फ्रॉम 3 to 7। उसके बाद है टेस्ट ऑफ मोनोसेक्राइड इज स्वीट। एग्जाम्पल्स है मोनोसेक्राइड की, इसमें ग्लूकोज है, स्टार्च पॉलीसेक्राइड में आता है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेक्राइड में आता है। When the hydrolysis of oligosaccharide occurs, dash monosaccharide yields। जब ओलिगोसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो कितने मोनोसैकेराइड मिलते हैं? 2 से 10। Covalent bond between two monosaccharide is known as glycosidic bond। सुक्रोज on hydrolysis yields ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। मिल्क शुगर को आप कहते हैं लैक्टोज। टेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड टेस्ट, ये टेस्टलेस होते हैं, इनका आपको कोई जायका नहीं होता। स्टार्च या कलफ हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, उसको कभी टेस्ट करके देख लेना। पॉलीसेकेराइड्स आर स्पेरेंजली सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरेंजली का मतलब होता है थोड़े से वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं। ना तो ये मुकम्मल तौर पे डिजॉल्व होंगे और ना ही ये मुकम्मल तौर पे मतलब डिजॉल्व नहीं होंगे, तो ये कुछ हद तक डिजॉल्व होते हैं इसलिए इनके लिए स्पेरेंजली का वर्ड यूज़ करते हैं। स्टार्च गिव्स डैश कलर विद द आयोडीन। ये स्टार्च की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है, जब आप आयोडीन के साथ इसे यूज़ करते हो तो ये आपको ब्लू कलर देगा। टाइप्स ऑफ स्टार्च आर, स्टार्च की दो टाइप्स हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज नॉन ब्रांच्ड है और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। एनिमल स्टार्च, इसको आप ग्लाइकोजन भी कहते हैं, ये रेड कलर देता है आयोडीन टेस्ट के साथ। ये ग्लाइकोजन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है बायोकेमिकल टेस्टिंग में, प्रैक्टिकल में आप लोगों ने करना होगा। Cotton is the pure form of cellulose. Dash is the main constituent of the cell wall of the plant। cell wall of plant में आपको क्या मिलेगा? cellulose। cellulose is not digested in human digestive tract। क्यों? क्योंकि human digestive tract के अंदर वो enzyme या cellulase नहीं है जो इसकी breakdown के अंदर involve है। herbivores digest cellulose because they have dash in their gut। अच्छा, अब वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इसमें बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगस वगैरह आते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगस वगैरह हैं ये सेलुलेज एंजाइम पैदा करते हैं जो ब्रेक डाउन करता है सेलुलोज की। सेलुलेज इज एन एंजाइम नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज।